हाय बच्चों, पार्टी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार जल्दी से आ जाएं फटाफट से, जितने बच्चों पार्टी है। हाँ जी गाइस, जल्दी से आ जाएं ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाएँ जल्दी से। हेलो, गुड इवनिंग, हाय अनु, हाय दुर्गेश, सभी को हाय, सभी को हेलो। चलो जल्दी से आ जाओ यार एक बार फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। हाय गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। एकदम बढ़िया, हम मस्त हैं। हाँ जी, कैसे हो सब। एकदम बढ़िया मस्त। चलिए जल्दी से आ जाएं, देन स्टार्ट करेंगे क्लास का। ओके, फटाफट से। चलो, तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है कि भाई अगर हम बात करते हैं अपने एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स बच्चों के चल रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि आधे बच्चे का अभी रिजल्ट नहीं आया 11th का, लेकिन उन्होंने 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, राइट। आधे बच्चे जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अभी सिर्फ 11th का रिविजन कर रहे हैं कि 11th अच्छे से करना है। सबसे पहले बात आ जाती है कि मैम आखिर सही प्लान क्या रहने वाला है। सही प्लान क्या है, बेसिकली हम क्या तरीका अपनाएं कि हमारे जो 11th है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। हम आंसर लिखेंगे बट आप ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज यही करते हैं। आज तुम किसी बच्चे ने मुझसे पहली बार बोला मैम आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो, आंसर हम लिखेंगे। बहुत सही यार। चलो, एमपी बोर्ड का भी नहीं हुआ है, आई नो। देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग लाइक प्लान लेके चल रहे हैं। मैंने बेसिकली आप लोग के लिए एक प्लान बनाया है। मैं वो प्लान आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको बता दूंगी, तो आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो यार, अभी आप 11th में है ना, तो 11th में हो तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे जितने भी जो बच्चे हैं उनको ये लग रहा है कि मैम 11th तो पढ़ा ही नहीं है। मैम 11th का जो रिवीजन है ना, वो कैसे होगा, 11th को हम कैसे रिवाइज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जानना, ठीक है। तो देखो 11th में जब बच्चा आ जाता है 10th से, तो कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत वैसी हो जाती है ना, कि भाई कैसे पढ़ेगा कैसे नहीं पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। 11th बच्चों ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 10th से 11th में आ जाता है तो बच्चा थोड़ा वैसे भी डर जाता है कि अरे मैम एकदम से इतना कोर्स। फिर थोड़ा होता है कि 10th में इतना ज़्यादा पढ़ लिया होता है तो आधा टाइम वैसे निकल जाता है ना, कि भाई अरे चलो ठीक है ना, कि अभी थोड़ा मज़े कर लेते हैं। लेकिन मज़े मज़े में उनके बेचारे बच्चों के साल महीने कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है ना। तो अभी यहाँ पे मैं आपको पूरे फैब में बेटा रिवीजन कराऊंगी क्लास 11th का। तो जितने बच्चे ऐसे हैं ना जिन्होंने क्लास 11th का ठीक से अभी तक नहीं पढ़ा है, या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, जो अटक गए थे, जिन्होंने लगा कि भाई कर लेंगे, नीट भी देना है बच्चों को, कुछ को CUT क्लियर करना है, जिन बच्चों ने ऐसा किया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा ठीक से, जिन्होंने पढ़ लिया है, प्लीज़ बेटा सबसे पहली चीज़ यहाँ पे फरवरी में रिवीजन अच्छे से कर लेना। क्लास 12th वाला जो चैनल है, क्लास 12th हिंदी मीडियम जो है बेसिकली, ठीक है, क्लास 12th हिंदी मीडियम पर 12th की क्लासेस भी चल रही है। तो अगर आपको इधर रिवीजन करते चलो उधर क्लास लेते चलो, ये चीज़ ज़रूर करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं न्यू सेशन का पढ़ाना 1 मार्च से स्टार्ट कर दूंगी, एंड 12th वाले में मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज 12th में बच्चा बोर्ड आ जाता है तो भाई बच्चा थोड़ा सा डर जाता है, राइट। अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे रिवीजन करना है। तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना एक बार ये करते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, वापस से शुरू करते हैं। और ये नहीं करते यार पहले सेकंड यूनिट का रिवीजन फिर थर्ड, नहीं, फर्स्ट यूनिट से वापस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट को रिवाइज करते हैं, सेकंड यूनिट को रिवाइज करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चैप्टर्स होंगे, कुछ बहुत सारे चैप्टर्स को वन शॉट लेंगे, ठीक है, ठीक है। समझ नहीं आया बेटा विनीत आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ बेटा एक चीज़ हेल्प करना, सब बच्चों को बताने की कोशिश करना कि भाई पूजा मैम अभी कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, ओके। चलो तो फिर शुरू कर देते हैं गाइज। यहाँ पे एंड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आप मुझे यहाँ कमेंट में देंगे क्या, लॉन्ग एंड शॉर्ट के मुझे आप करके दिखाओगे या नहीं दिखाओगे। डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। मैं 11th की सबसे पहले बेटा अच्छे से आपका रिवीजन कराऊंगी, बिकॉज मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने 11th में ठीक से नहीं पढ़ा है ना। एंड जो भी हैं चीज़ें हम अच्छे से पढ़ते हैं, पहले रिवीजन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने भी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेटा अब आ जाओ, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। एंड सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। लाइकेंस दर्शाते हैं, हाँ जी बेटा, लाइकेंस दर्शाते हैं।
हाँ जी बेटा, किसको? नहीं बेटा, अभी मैं ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस करा दूंगी, देन उसके बाद जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी देन आप वो कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, लाइकेंस किसको दर्शाते हैं बेटा? अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो बेटा लाइकेंस जो दर्शाते हैं बेसिकली यहाँ पे वो आपके किसके, लाइकेंस किसको दर्शाते हैं? लाइकेंस आपके दर्शाते हैं किसको? यानी कि भाई क्या दो जीवों के मध्य हानिकारक संबंध नहीं, तो दोनों साथियों के लिए बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट, बेकर यीस्ट कौन सा हो जाता है? अब तो बेटा आप फटाफट से बहुत जल्दी आंसर दीजिए। 11th की पढ़ाई कब शुरू होगी? 11th की पढ़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी, 1 मार्च से 11th के न्यू सेशन के जितने ही बच्चे हैं उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। अभी आप जितने बच्चे हैं उन अभी सब्सक्राइब कर दो, बाकी बच्चों को भी बता दो ताकि बच्चे को पता लग जाए एंड बच्चे यहाँ पे क्लासेस ले पाएँ। हाँ जी बेटा, चलिए तो बेकर यीस्ट की बात करें, एंड बेकर यीस्ट क्या हो जाती है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कवक तथा जो शैवाल होते हैं इनका सहजीवन कहलाता है क्या? बताओ। माइकोराइजा, स्लाइम कवक, हरीमूड, लाइकेन। तो कवक और जो शैवाल होते हैं इनका सहजीवन क्या कहलाता है? जल्दी से मेरे बच्चे फटाफट से आंसर देंगे गाइज। देखो यार, अभी भी आपके पास 15 दिन है, 15 दिन में 14-15 दिन जितने भी दिन बचे इनमें हम बहुत अच्छे से 11th को रिवीजन कर लेते हैं ताकि जब आप 12th में जाओ तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, कवक तथा शैवाल का सहजीवन कहलाता है। जो बच्चे अभी 10th में हैं उनकी क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आप जितने भी गाइडेंस सेशन आ रहे हैं उनको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, कवक तथा शैवाल का सहजीवन कहलाता है क्या? तो बेटा वो आपका कहलाता है लाइकेन, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निद्रा रोग जंतु के द्वारा होता है। बताओ, निद्रा रोग डैश जंतु के द्वारा होता है? हाँ जी, किसके द्वारा होता है? हिंदी इंग्लिश की भी क्लास होगी। हाँ जी बेटा, इंग्लिश की तो 100% होंगी एंड हिंदी की भी होंगी, डोंट वरी, ठीक है? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैम कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम आती है। जब एक स्टूडेंट होता है उससे पूछा करो कि जब एग्जाम होते हैं, जब हिंदी नहीं मिल रहा होता है पढ़ने को, कितनी प्रॉब्लम आती है। तो डोंट वरी यार, ठीक है? तो निद्रा रोग पूछ रहे हैं कि किस जंतु के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो बेटा वो होता है आपके किसके जरिए? वो हो जाता है आपका ट्रैपोनोसोमा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रिक कारक जीवाणु है, बताओ। परजीवी, स्वपोषी, रसायन संश्लेषी या फिर मृतोपजीवी? जल्दी से बेटा पूरा रिवीजन करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। न्यू सेशन की क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? एंड साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, पुराने बच्चे, प्लीज रिवीजन करते चलना है, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर भी करना है। नाइट्रिक कारक जीवाणु की बात करें बेटा, नाइट्रिक कारक जीवाणु कैसे होते हैं? जल्दी से दुर्गेश, खुशबू, कायरा, डोंट वरी डोंट वरी। हाँ जी, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? रसायन संश्लेषी। नो, हाँ जी नेक्स्ट। ओके, जीवाणु विज्ञान के जनक कहते हैं किसको? लुइस पास्चर को, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, रॉबर्ट कोच को कहा जाता है या फिर कैरोलस लीनियस को कहा जाता है? बताएं, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से गाइज। हाँ जी, चलिए तो बेटा जीवाणु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बेसिकली एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अभिषेक मौर्य, मैम आप मेरा नाम नहीं लेते? बेटा मैं नाम तो किसी का भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बच्चे का नाम लूंगी दूसरे को बुरा लग जाता है ना? वो कभी कभी जो बच्चे दिख जाते हैं उनका नाम एक बार बोल देती है। चलिए नेक्स्ट, नाम पद्धति दी किसने दी? क्या वो कैर्लोस लीनियस ने दी, क्या वो विटेकर ने दी, क्या वो ल्यूवेनहॉक ने दी, या फिर वो दी लुइस पास्चर? बताएं। डोंट वरी, अरे चिल मारो बेटा, डोंट वरी। हाँ जी बताएं, द्विनाम पद्धति दी किसने? कैर्लोस लीनियस ने दी, विटेकर ने दी, ल्यूवेनहॉक ने दी, या फिर लुइस पास्चर ने दी? हाँ जी, किसने दी बेटा? कैर्लोस लीनियस, विटेकर, ल्यूवेनहॉक, लुइस पास्चर?
चलो तो बेटा द्विनाम पत्ती किसने दी थी बेसिकली? द्विनाम पत्ती की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो दी थी किसने? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस जीव में पादप और जंतु दोनों के लक्षण होते हैं? हाँ जी बेटा, जल्दी से बताएंगे, किस जीव में पादप और जंतु दोनों के लक्षण होते हैं? जल्दी से, चलिए बहुत सही, वेरी गुड। देखो बेटा वो बता दूंगी एक बार, अभी ना बेटा जिन बच्चों का रिवीजन चल रहा है एटलीस्ट उनको रिवीजन करने देते हैं, ठीक है। तो किस जीव में पादप और जंतु दोनों के लक्षण होते हैं? तो बेटा वो होती है आपका यूग्लिना, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट, चट्टानों तथा बंजर जमीन के सर्वप्रथम जो पादप है बेसिकली वो है कौन? तो बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? हाँ जी, जल्दी से आंसर। चट्टान और जो बंजर जो जमीनें होती हैं, ठीक है, उनके सर्वप्रथम जो पादप थे वो कौन थे? क्या वो डाइटम थे? हाँ, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से, चलिए तो कौन होते हैं बेटा? लाइकेन, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट, मशरूम क्या है? क्या वो एक ऐसा पादप है जो 5 हरे रंग के धागों का बना होता है? क्या एक वो पुष्पी दल हो जाता है? क्या वो एक खाने योग्य कवक हो जाता है? या फिर एक नया खोजा गया ब्रायोफाइट हो जाता है? क्या है भाई, अगर हम बात करते हैं मशरूम क्या हो जाता है? जल्दी से बताएंगे, मशरूम है क्या आपका एक ऐसा पादप जो 5 हरे धागों का बना होता है, एक पुष्पी दल हो जाता है, एक खाने योग्य कवक हो जाता है, या फिर एक नया खोजा गया ब्रायोफाइट हो जाता है? हाँ जी बेटा, क्या होता है? तो हम सबको पता है कि मशरूम एक आपका जो है बेसिकली वो खाने योग्य क्या है, आपका कवक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाता है कि जीवों का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले जाननी होती हैं क्या? क्या उसकी हमें समानताएं जाननी होती हैं, विषमताएं जाननी होती हैं, खाने पीने के तरीके हो जाएंगे, या फिर हो जाएगा स्वभाव? बताओ। हाँ जी बेटा, हाँ जी। तो बेटा जीवों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम किनको जानते हैं? तो सबसे पहले बेटा हम लोग जानते हैं समानताएं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी ए, ठीक है। अब याद रखना कि टेलीग्राम का लिंक आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जितने बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट आ जाता है, विटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने हैं कितने? हाँ जी, कितने जगत माने हैं? 3 माने हैं, 4 माने हैं, 5 माने हैं, या फिर 6 माने हैं? जल्दी से, वेरी गुड। जिन बच्चों के बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही बेटा, पूरा रिवीजन कराऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा रिवीजन मैं आपको कराऊंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। चलिए, विटेकर ने कितने जगत माने थे बेटा? 5। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी और एनिमिलिया, यानी कि आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। ओके, जीवों से स्तर पर सबसे नीचे है कौन? तो जीवों से स्तर पर सबसे नीचे कौन होता है? हाँ जी, कौन हो जाएगा बेटा? जल्दी से आंसर फटाफट से। चलो तो कौन हो जाता है बेटा जीवों से सिर्फ सबसे नीचे जो होता है बेटा वो होता है कौन? जाति, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, यूलोथ्रिक्स, कारा और स्पाइरोगायरा बेटा किसके उदाहरण हैं? जल्दी से, 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। हाँ जी, ठीक है।
तो यूलोथ्रिक्स, कारा और स्पाइरोगायरा किसके एग्जाम्पल है बेटा? अगर हम बात कर लेते हैं तो वो है आपके थैलोफाइटा के, यानी कि आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑल चैप्टर के वन शॉट कब होंगे? बहुत जल्दी, मैं ट्राई कर रही हूँ आपको नेक्स्ट वीक में प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ गाइज यहाँ पे। एंड पाइनस और साइकस किसके एग्जाम्पल हैं? हाँ जी बेटा, पाइनस एंड साइकस जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। चलो देखो, यहाँ पे पाइनस एंड साइकस की बात की गई है। पाइनस एंड साइकस हो जाते हैं किसके? जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिनको हम अनावृत बीजी भी कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है छिद्र युक्त जीवधारी है। सीलेंट्रेटा, निमेटोड, प्लेटी हेलमिंथीज एंड आपका आ जाता है यहाँ पे पॉरीफेरा। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे, छिद्र युक्त जीवधारी हैं कौन? हाँ जी बेटा, छिद्र युक्त जीवधारी की बात करते हैं तो वो कौन होते हैं आपके? संघ पॉरीफेरा के, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? बताइए, आर्थ्रोपोडा है, निमेटोडा है, मोलस्का है या फिर स्तनधारी है? हाँ जी बेटा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है कौन? ओके, जंतु जगत का बेटा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वो है आपका संघ आर्थ्रोपोडा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट में नहीं होते हैं क्या? जड़ नहीं होती है, तना नहीं होते हैं, फूल नहीं होती है या फिर पत्ती? हाँ जी, चलो बेटा, कौन नहीं होते हैं यहाँ पे? फूल नहीं होते हैं, क्योंकि जड़ तना पत्ती में तो वो विभक्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, घोंगा किस वर्ग का जीव है? घोंगा किस में आता है? हाँ जी, जल्दी से, घोंगा किस वर्ग का जीव है? हाँ जी बेटा, बताएं जल्दी से, घोंगा किस वर्ग का जीव है? जल्दी से आंसर फटाफट से। 19 का कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड। जब हम बात करते हैं घोंगा की तो चार ऑप्शन दिए हैं, मोलस्का, सरीसृप, मत्स्य और एकाइनोडर्मिट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का। नेक्स्ट, जीवों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि वर्गीकरण स्थल, जल और वायु के रहने के आधार पर किया था किसने? हाँ जी बेटा, जीवों का वर्गीकरण स्थल, जल और वायु के रहने के आधार पर किया था किसने? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताएं किसने किया था? भाई वो अरस्तु थे। क्या बोला था अरस्तु ने बेटा? अरस्तु ने क्या बोला था? सिंपल सा कि भाई बांट दो जल, स्थल और वायु के आधार पर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज ओके, द्विनाम पद्धति के नियम क्या हैं? कौन बताएगा? यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपको होमवर्क में दूंगी। अगर करने हैं तो उनको हम क्लास में भी कर लेंगे। अच्छा, क्या करना है आपको? होमवर्क में चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करनी है या फिर मैं करा दूँ? अरे अच्छे जाएंगे बेटा, डोंट वरी, एग्जाम अच्छे जाएंगे सभी के, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। चलो देखो, द्विनाम पद्धति की बात करते हैं। द्विनाम पद्धति क्या थी बेसिकली? तो द्विनाम पद्धति एक वो पद्धति थी जिसमें ये बोला गया कि क्या रखा जाएगा भाई? प्रत्येक जीव के
ठीक है, प्रत्येक जीव के दो नाम। ठीक है, तो द्विनाम पति वो पति थी जिसमें ये बोला गया कि प्रत्येक जीव के कितने नाम होंगे, दो नाम होंगे। ठीक है, एंड अगर हम बात कर लेते हैं प्रत्येक जीव के दो नाम होंगे तो कैसे होंगे, जिसमें बेटा पहला नाम जो होगा वो किसका होगा भाई, पहला नाम जो होगा वो होगा वंश का। ठीक है, दूसरा नाम जो होगा वो होगा उसकी जाति का। ठीक है, तो यही क्या होता है बेटा, है ना। मुझे बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन समझना है, वही तो बताऊंगी ना, फिर आपको बताओ मुझे कौन सा समझना है। ठीक है, बता दो मुझे। तो यहाँ पे तो द्विनाम पति क्या थी, द्विनाम पति बेटा वो पति थी जिसमें ये बोला गया कि प्रत्येक जीव के कितने नाम होंगे, दो नाम होंगे, जिसमें पहला नाम उसके वंश को प्रदर्शित करेगा, दूसरा उसके जाति को। अभी बोल रहे हैं कि आखिर उसके, यहाँ पे अगर हम बात करें कि आखिर उसके नियम क्या थे। ठीक है, तो उसके आखिर अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, नियम की बात कर लेते हैं, तो नियम क्या हो जाता है उसका, अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ उसका पहला नियम यही था कि भाई जो भी आप नाम लिखोगे वो लैटिन भाषा में होंगे। सेकेंड चीज़ जो होंगे मेरे बच्चा वो ये था कि वंश का जो नाम होगा वो किससे, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, यानी कि पहला अक्षर। तो अंग्रेजी के यानी कि वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से होगा, जबकि जो जाति है वो किससे, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। अंडरलाइन के अलावा क्या किया जाएगा, या एक चीज याद रखना, अगर आपने वंश के नाम का पहला अक्षर स्मॉल करे तो गलत हो जाएगा, तो पहला अक्षर बड़ा रखना है वंश का, बाकी स्मॉल। और जो स्पीसीज जाति जो लिखोगे वो पूरी ही आपके स्मॉल लेटर से लिखनी है। ठीक है, इन नियमों का पालन करना है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है और थोड़ा सा तिरछा उसमें लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वर्गीय सहायक साधन क्या है, बताइए बताइए बेटा, वर्गीय सहायक साधन क्या है। हाँ जी बेटा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहें, बच्चों को नहीं पता यार क्लासेस चल रही हैं तो फटाफट से प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो वर्गीय के सहायक साधन क्या होते हैं बेटा, बेसिकली देखो वर्गीय के सहायक साधन ये कहते हैं क्या कि ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, वर्गीकरण में हेल्प करते हैं। जैसे आपका हर्बेरियम हो गया, ठीक है, यानी कि आपका जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटेनिकल आपका गार्डन हो गया, ये जितने भी हो जाते हैं ये सब क्या होते हैं, आपके वर्गीय सहायक साधन होते हैं, यानी कि जो वर्गीकरण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कुंजी अथवा चाबी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट है वर्गीकरण पर एक लेख लिखें और वर्गीकरण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले चीज वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण होता है, ठीक है, जीवों को उनकी समानता और असमानता ठीक है, उनकी समानता और असमानता के आधार पर, ठीक है, बांटना क्या कहलाया जाता है, उनकी समानता और असमानता के आधार पर बांटना ही हमारा क्या कहलाया जाता है, वर्गीकरण कहलाता है। क्यों पढ़ी भाई, ताकि सिंपल सी चीज ना कि जीवों का जो अध्ययन है, ओके, किसका, जीवों का अध्ययन जो है वो आसान हो सके, यानी कि जीवों का अध्ययन आसान बनाने के लिए, ताकि आप हर जीव के बारे में सोचो। अगर वर्गीकरण नहीं होता, सभी जीव एक साथ सारे मिक्स होते, क्या आप उनके बारे में उनका अध्ययन आसानी से कर पाते, आप नहीं कर पाते, है ना। तो इसीलिए जीवों का अध्ययन को आसान बनाने के लिए चीज करनी पड़ी। ठीक है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से। एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं 5 जगत के वर्गीकरण के मूल लक्षण। तो आप लिख सकते हैं कि भाई किस बेसिस पे किया था, पोषण के आधार पर किया था, ठीक है। आखिर उनमें जनन किस प्रकार का हो रहा है, ठीक है, उसमें कोशिकीय संगठन कैसा है, ठीक, क्या है, कोशिकीय संगठन कैसा है, प्लस साथ ही साथ वहाँ पे ये देखा गया कि आखिर उसमें कोशिका का प्रकार कौन सा है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ओके है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे जैव विविधता से क्या तात्पर्य होता है। अब इनके आंसर आप लोग मुझे लिखकर दिखाओ, क्योंकि मैंने बहुत बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या आना है। देखो जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता आपने देखा सारे जीव जितने भी होते हैं क्या वो एक जैसे होते हैं, नहीं भाई, सभी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या बोल रहे हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा को उदाहरण के सहित उनके प्रमुख लक्षणों को लिखना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो मोनेरा के जितने भी है कि भाई नए कोशिका प्रोकैरियोटिक आते हैं, आप उनके एग्जांपल्स को लिख सकते हो, उनके लक्षण को लिख सकते हो कि भाई इनमें इस प्रकार का जनन होता है, इनमें इस प्रकार का पोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं वायरॉइड क्या होते हैं कि भाई वायरस से भी छोटे होते हैं। इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि हानिकारक होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी संरचना के बारे में आप पॉइंट्स को बना के लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को किस प्रकार विभेदित करेंगे। भाई बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, एक बीजपत्र पाया जाता है, जबकि जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें क्या मिलते हैं, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका कौन सा वाला भाई, अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म होते हैं दोनों में बीज बनते हैं, लेकिन फिर भी उनका वर्गीकरण अलग क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें अंडाशय का आवरण मिलता है, ठीक है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें अंडाशय का आवरण नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें फल आते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में फल नहीं आते, ठीक है। ओके है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक बार। यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लोरोफाइसी के मुख्य लक्षण लिख सकते हो। भाई आखिर जो हरीचे वाले होते हैं उनके क्या क्या लक्षण है, कौन कौन से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, किस रंग की होती हैं, कौन से वर्णक मिलते हैं, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस यहाँ पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलो भाई यही क्वेश्चन थे आज के सारे। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास होती है ख़त्म। एंड जितने बच्चे वापस बोलूँगी जो टेलीग्राम पे अभी नहीं जुड़े हुए हैं, प्लीज़ गाइस टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ोगे तो उससे आपको ना पीपीटी नहीं मिल पाएगी। तो जितने बच्चे हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर पाऊँगी, ठीक है। तो जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए। एंड डेली क्लास होनी है, डेली क्लास शाम को 6 बजे ही होगी, ठीक है। तो क्लास को मिस नहीं करना है, ओके। तो अगर कोई क्वेश्चन रहता है प्लीज़ बस एक हेल्प करना, बच्चों तक क्लास को शेयर करना है। मैं आपको डेली 6 बजे मिलूंगी, ओके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो गाइस बाय बाय।